दोस्तों नमस्कार। मैं बीएम मिश्र अपने चैनल अनसुने किस्से में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। अनसुने किस्से में मैं इस मंगलवार आपके लिए लाया हूं कहानी जिद्दी बेटियां। यह कहानी हमारी उन बेटियों की है जो अपनी जिद से मनचाहा मुकाम हासिल कर लेती हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि वो हट के साथ साथ घरेलू जिम्मेदारियों और अपनों के प्रति अपने दायित्व को भी याद रखती हैं। इस कहानी में एक पिता और बेटी के बीच अगाध प्रेम का चित्रण है। आपसे अनुरोध है कि कहानी अंत तक सुने, जरूर पसंद आएगी। बचपन से ही वो बड़ी जिद्दी थी। जिस बात पर अड़ जाती उसे किसी न किसी तरीके से मनवा लेती। उसके हट के आगे हम सब नतमस्तक थे। स्कूल जाना शुरू किया तो लगा कि अब उसका मिजाज थोड़ा नरम पड़ेगा, लेकिन रत्ती भर का फर्क न पड़ा। उसके सवाल जवाब अजीबोगरीब हुआ करते थे। उसके तर्क और बहस इतने मजबूत होते कि अक्सर मुझे हार स्वीकार करनी पड़ती। कई बार मुझे शर्मिंदा भी होना पड़ा। एक दिन वो किताब पर पैर रखकर खड़ी हो गई। मैंने उसे डांटते हुए समझाया, बेटा ऐसा नहीं करते, चलो किताब के पांव छुओ। वह तपाक से बोली, वाह रे पापा, किताब के पांव कहाँ होते हैं। मैं झेंप गया और अपनी बात को संभालने की कोशिश की। बेटा, किताबें मां सरस्वती का रूप होती हैं। मेरा मतलब था उनके पैर छुओ। बस क्या था, वह अड़ गई। तो दिखाइए मां सरस्वती के पैर कहाँ हैं। मैं चुपचाप वहां से निकल गया। वह ऐसे ही बड़ी होती गई और मैं हमेशा उसकी जिद के आगे घुटने टेकता रहा। मैं बात कर रहा हूं अपनी बेटी तनु की। तनु इस समय बेंगलोर में एक प्राइवेट कंपनी में अपनी पसंद की नौकरी कर रही है। सोचा था बड़ी होगी तो कुछ समझौते करना सीखेगी, लेकिन वह अब भी पहले जैसी ही है। अभी हफ्ते भर पहले तनु ने फोन किया, पापा मैं 15 दिन की छुट्टी लेकर घर आ रही हूं, बुधवार को पहुंच जाऊंगी। मेरी फ्लाइट ठीक 11 बजे इलाहाबाद एयरपोर्ट पर उतरेगी। आप मुझे रिसीव करने आ जाइएगा। समय का ध्यान रखिएगा, ठीक 11 बजे। मैंने उसे बताया कि बुधवार को मुझे एक जरूरी काम है, तुम्हारे चाचा को भेज दूं तो कैसा रहेगा। मम्मी भी साथ चली जाएंगी। मैंने इतना कहा कि तनु ने फोन काट दिया। मैं समझ गया कि वो नाराज हो गई, मुझे जाना ही होगा। मैंने अपना जरूरी काम टाल दिया और उसे फोन लगाकर बताया, चिंता न करो, मैं ही आऊंगा तुम्हें रिसीव करने। फिर भी तनु को भरोसा नहीं था। दूसरे दिन सुबह उसने फिर फोन किया, पापा ठीक 11 बजे पहुंच जाइएगा, आप ही को आना है। मैंने जब प्रमाण के साथ उसे पूरी तरह से आश्वस्त किया तब जाकर वह मानी। बुधवार को मुझे ठीक 11 बजे इलाहाबाद एयरपोर्ट पहुंचना था। तनु मेरी भूलने की आदत को बखूबी जानती थी, इसलिए बुधवार के एक दिन पहले तक वह रोज मुझे याद दिलाती रही, पापा ठीक 11 बजे। मेरे शहर रीवा से इलाहाबाद एयरपोर्ट की दूरी लगभग 150 किलोमीटर है। यही कोई 2.5 घंटे का रास्ता। नियत दिन बुधवार को मैं सुबह 8 बजे घर से इलाहाबाद के लिए निकल पड़ा, आधे घंटे के अतिरिक्त समय के साथ। ठीक 10 बजे इलाहाबाद पहुंच गया। एयरपोर्ट शहर के बाहरी इलाके में करीब 15 किलोमीटर दूर था, यानी कार से 15-20 मिनट का रास्ता। लेकिन हर बार की तरह इलाहाबाद की सड़कों के मशहूर जाम से इस बार भी नहीं बच पाया। बेतरतीब भीड़ के बीच कार की चाल चींटी जैसी हो गई। किसी तरह इधर उधर करके पसीना बहाता हुआ 11:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचा, पूरे आधे घंटे लेट। तनु का गुस्सा जानता था, इसलिए थोड़ा डरा हुआ था। मुझे मालूम था कि तनु मुझे देखते ही गरजेगी। 1 हफ्ते से बता रही हूं, फिर भी आप लेट हो गए। एयरपोर्ट परिसर में प्रवेश करते ही तनु मुझे सामने ही खड़ी दिख गई। उसने मुझे भी देख लिया। हालांकि उसकी आंखें कुछ चढ़ी चढ़ी सी दिख रही थीं, लेकिन वह नाराज है ऐसा नहीं लग रहा था। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। मुझे उसकी गति देखकर आश्चर्य हो रहा था कि ऐसे क्षणों में हमेशा उछलकर चलने वाली तनु आज इतना धीरे क्यों चल रही है। मैं कार में बैठे देख रहा था कि उसके पीछे एक बुजुर्ग महिला और पुरुष चल रहे हैं, शायद पति पत्नी होंगे। तनु के कदम
उन्हीं के मंद कदमों का साथ दे रहे थे। मेरी ओर तेजी से बढ़ रहे अपने पांवों को वह मुश्किल से नियंत्रित कर पा रही थी। वृद्ध दंपति यदि थोड़ा पीछे रह जाते तो वह रुक जाती और जब वो पास आ जाते तो फिर चलने लगती। करीब 10 मिनट में तनु कार के पास आई। मुझे लगा कि लेट होने के कारण पहले वह मेरी खिंचाई करेगी, उसके बाद कार में बैठेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने चुपचाप पीछे का गेट खोला और वृद्ध दंपति से बैठने का अनुरोध किया। उनके बगल में वह भी बैठ गई। तनु अक्सर जब मेरे साथ कार में चलती तो आगे मेरी बगल वाली सीट पर ही बैठती। आज वह पीछे क्यों बैठी, मैं ये सोच ही रहा था कि उसने मुझे आवाज दी, चलिए पापा। मुझे अब पूरा विश्वास हो गया कि मेरे देरी से आने के कारण तनु नाराज नहीं है। जब मैंने कार आगे बढ़ाई तो तनु ने वृद्ध दंपति का परिचय देते हुए बताया, पापा ये दादाजी हमारे रीवा के ही हैं। बेंगलोर अपनी बेटी के पास गए थे, मेरे साथ ही आए हैं। गाड़ी खाली थी इसलिए मैंने सोचा कि इन्हें भी साथ लेते चलें। अच्छा किया। यह कहते हुए मैंने कार की गति तेज कर दी। चूंकि तनु ने उन्हें दादाजी कहा था इसलिए मैंने उन्हें अंकल का संबोधन देना उचित समझा। गर्दन को थोड़ा पीछे घुमाते हुए मैंने उनसे पूछा, बेंगलोर में क्या करती है आपकी बेटी? ऐसा लगा जैसे अंकल जी मेरे सवाल का इंतजार ही कर रहे थे। मेरे वाक्य का अंतिम शब्द निकला कि वो तुरंत बोल उठे, निशा इंजीनियर है वहां। फिर मैं चुप हो गया और अंकल जी शुरू हो गए। निशा बचपन से ही बड़ी चंचल और शरारती थी। 11वीं कक्षा में जब विषय चयन की बात आई तो बोली मैं गणित लूंगी, इंजीनियर बनना है मुझे। मैंने कहा आर्ट ले लो, आसान विषय है, आगे की कक्षाओं में अच्छे नंबर आएंगे। गणित कठिन है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें, न खींच पाओगी। कठिन है इसीलिए तो मैं गणित लूंगी, मुझे कठिन विषय पढ़ने में मजा आता है। निशा की जिद के आगे मेरी सलाह हार गई। 12वीं पास करने के बाद उसने सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश ले लिया। पागलों की तरह धुन सवार थी इंजीनियर बनने की। पढ़ाई में दिन रात एक कर दिया, सभी सेमेस्टर में अव्वल रही। अब मेरी कार इलाहाबाद की भीड़ से बाहर आ चुकी थी। शुरू में तो लगा कि पूरे रास्ते अंकल जी को जबरदस्ती झेलना पड़ेगा, लेकिन अब मुझे अंकल जी की बातें अच्छी लगने लगी थी। मानसिक रूप से मैं उनकी खुशी में शरीक हो चुका था और उत्साहपूर्वक हाँ में हाँ मिला रहा था। कार की स्पीड के साथ अंकल जी की बातें भी गति पकड़ रही थीं। उन्होंने अपनी बात जारी रखी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी होने के बाद मैंने उसकी शादी ढूंढनी शुरू कर दी। एक अच्छा लड़का भी मिल गया, सरकारी स्कूल में मास्टर था। मैंने उसकी माँ को लड़की की फोटो दी उसे दिखाने के लिए। माँ जब फोटो लेकर पहुंची तो बिना देखे ही उसने सख्त लहजे में कहा, शादी करने के लिए ली है इंजीनियरिंग की डिग्री? मुझे अभी शादी नहीं करनी है। पापा से बोल दो जब कोई नौकरी मिल जाएगी उसके बाद उनके पसंद के ही लड़के से शादी करूंगी। वो जहां चाहे मेरी शादी कर दे, लेकिन जॉब मिलने के बाद। अंकल जी के गतिमान स्वर गर्व के वेग के साथ चल रहे थे। उन्हें अभी बहुत कुछ बताना था अपनी बेटी के बारे में। उसकी जिद के आगे मैं हार गया, शादी की चर्चा ही छोड़ दी। वह नौकरी की तलाश में उलझ गई और मैं अपनी खेती बाड़ी में। 6 महीने बाद निशा की मेहनत रंग लाई। उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अब मुझे लगा कि ठीक थी उसकी जिद। इसके बाद मैंने उससे शादी के लिए फिर बात की। जब उसने हाँ कर दी तो मैंने लड़के की तलाश शुरू की। संयोग बस लड़का भी इंजीनियर मिल गया। हालांकि वो दूसरे शहर में था, लेकिन शादी के बाद उसने भी उसी कंपनी में ज्वाइन कर लिया जहां निशा थी, बेंगलोर में ही। अंकल जी बिना थके बोले चले जा रहे थे। मुझे लगा कि थोड़ा बहुत मैं भी उनका साथ दे दूं, शायद इसी बहाने उनकी जुबान को थोड़ा विश्राम मिल जाए। उनकी बातों के बीच में ही धंसते हुए मैंने विषय बदलने की कोशिश की। किस लिए गए थे बेंगलोर? अरे क्या बताऊं, जब से नौकरी की है जान लिए ले रही थी। कुछ दिनों के लिए हमारे पास आ जाइए, हमारा घर देख लीजिए।
फिर अपनी पलकों को बंद करते हुए अंकल जी ने एक लंबी सांस ली। लेकिन जाऊं कैसे? मौका मिले तब ना। घर के काम से ही फुर्सत नहीं मिलती। 12 महीने खेती किसानी की झंझट लगी रहती है। बेंगलोर चला जाऊंगा तो यहाँ कौन देखेगा? 4 मवेशी भी हैं, इनके भूसा चारा का इंतजाम कौन करेगा? यह सोचकर हर बार टालता रहा। साल भर पहले नाती हुआ तब भी नहीं जा पाया। अभी महीने भर पहले ही उसने एक दिन फोन किया, पापा हमें भूल गए क्या? हमें न सही कम से कम नाती को तो देखने आ जाइए। खूब बात करने लगा है वो। मैं टिकट करवाए देती हूँ, प्लेन से आ जाइए, कोई परेशानी नहीं होगी। प्लेन का नाम सुनते ही मेरी सिट्टी पिट्टी गायब हो गई। कभी नजदीक से देखा तक नहीं, इतने ऊंचे चढ़ूंगा कैसे? मैंने डर के मारे बोल दिया, नहीं बिटिया, प्लेन ठीक नहीं है, मैं आज ही ट्रेन में रिजर्वेशन करवा लेता हूँ। नाती को देखे बिना मुझसे भी नहीं रहा जा रहा है। ट्रेन में दूसरे दिन की ही कंफर्म टिकट मिल गई और उसकी माँ को लेकर मैं बेंगलोर पहुँच गया। 4 दिन तो पता ही नहीं चला कि मैं अपने घर से दूर हूँ। दिन भर खाने पीने और नाती के साथ मस्त रहता। इसके बाद धीरे धीरे खेत बाड़ी और मवेशियों की चिंता सताने लगी। मुझे मालूम था कि इतनी जल्दी जाने न देगी ये, इसलिए किसी तरह हफ्ते भर गुजारे। फिर एक दिन सुबह मुझसे रहा न गया। मैंने धीरे से कहा, बेटी अब हमें जाना चाहिए, घर सूना पड़ा हुआ है। यह सुनते ही वो तमतमा उठी, तो क्या मेरा चेहरा देखने आए थे? कम से कम इस महीने तो जाने का नाम न लीजिएगा, अगले महीने देखेंगे, आपका घर कोई न उठा ले जाएगा। अंकल जी के स्वर की गति अब धीमी पड़ने लगी। क्या बताऊं, अभी भी नाती को छोड़ने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन कब तक रहता बेटी के पास। लगातार कई दिन मनाया, तब जाकर राजी हुई। कल शाम ऑफिस से लौट कर आई तो टिकट थमाते हुए बोली, प्लेन का टिकट है, इस बार हवाई जहाज से जाएंगे आप दोनों। मैं थोड़ा सकपकाया, लेकिन उसने मुझे हिम्मत देते हुए कहा, कोई फर्क नहीं होता ट्रेन और प्लेन में, मैं आपको बैठा कर आऊंगी। इलाहाबाद में उतरकर रीवा के लिए कोई टैक्सी कर लीजिएगा। बोलते बोलते अंकल जी के शब्द भावनाओं में बहने लगे। उनकी बातों में बेटी को छोड़कर आने का दुख झलक रहा था। मेरी ओर देखते हुए बोले, प्लेन में आपकी ये बिटिया मुझे देवी के रूप में मिल गई। मैंने पूछा कहाँ जाना है, तो इसने जब रीवा बताया तो लगा कि मुझे घर तक पहुंचने का विश्वसनीय सहारा मिल गया। हंसते हुए इसने मुझे आश्वस्त किया कि आप मेरे साथ चलेंगे। मेरे पापा कार लेकर आ रहे हैं, जगह खाली है, हम सब साथ चलेंगे। 2 बड़े सूटकेस लेकर कहाँ टैक्सी ढूंढते फिरता मैं। आपकी बिटिया ने मेरी राह सरल कर दी। बेटियां होती ही ऐसी हैं, इनकी जिद भी बड़ी होती है और जिगर भी। यह कहकर अंकल जी चुप हो गए। ड्राइविंग सीट के सामने लगे शीशे से मैंने पीछे देखा तो उनकी आंखें भरी हुई थी। बात करते करते कब हम रीवा पहुंच गए पता ही नहीं चला। हमने पूछा, कहाँ उतार दूं आपको? तौलिए से आंखों को दबाते हुए अंकल जी ऐसे बोले मानो उनके सामने कोई मूल्यवान चीज छोड़ने की मजबूरी आ गई हो। यहीं बस स्टैंड के पास, कोई ऑटो पकड़ लूंगा, 10 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा। मैंने कार रोक दी। अंकल जी ने तनु के सिर पर हाथ रखकर धन्यवाद कहा और उतरने के लिए उन्होंने कार का गेट खोला ही था कि रास्ते भर खामोश रही आंटी से रहा न गया। अरे वो वाली बात तो बताई ही नहीं, बचपन में कितना परेशान करती थी तुम्हारी लाडली, याद है ना? एक बार किताब में हवाई जहाज का चित्र देखकर जिद पर अड़ गई थी कि मेरे लिए भी ला दो एक। कितनी मुश्किल से मानी थी। दूसरे दिन जब तुम खिलौने में हवाई जहाज लाए थे तो अड़ गई थी कि मुझे सही सही का हवाई जहाज चाहिए। खिलौने को तोड़कर चकनाचूर कर दिया था। हम कितने भाग्यशाली हैं, जिस हवाई जहाज को हम जमीन से कोसों दूर देखा करते थे आज उसमें बैठ कर आए। निशा की जिद ने आज हमें आसमान की सैर करा दी। अंकल आंटी को छोड़कर मैं बड़ी मुश्किल से कार में बैठ पाया। घर आया तो तनु के सामने घंटों सफाई देने में लग गए कि मैं एयरपोर्ट देरी से क्यों पहुंचा।
फिर मेरे सामने एक इम्पोर्टेड शर्ट पैंट का पैकेट रखते हुए तनु बोली, आप समय का ध्यान नहीं रखते पापा। सामने बैठकर वह मुझे समय के महत्व का ज्ञान दे रही थी और मुझे बार बार अंकल की बात याद आ रही थी। बेटियां होती ही ऐसी हैं, जिद्दी भी, जिगर वाली भी। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और इसे लाइक व शेयर करना न भूलें। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। अगले मंगलवार हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।